हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में है पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और भाजपा के दिग्गज नेता राकेश पप्पू जैन। जी हाँ, राकेश पप्पू जैन भी टिकट की दौड़ में शामिल थे और प्रमुख दावेदार थे। लेकिन कहा जाता है कि भाजपा में संगठन सर्वोपरि होता है और कमल के फूल के निशान के नीचे सभी एकजुट हो जाते हैं। उन्होंने भी इसी परिपाटी का पालन किया और टिकट नहीं मिलने के बावजूद वे लगातार काम कर रहे हैं और भाजपा उम्मीदवार के लिए गांव-गांव घूम रहे हैं, शहर-शहर घूम रहे हैं। तो हमारे बीच है राकेश पप्पू जैन। पप्पू भाई, आपका स्वागत है। नमस्कार राकेश जी, दीपावली की शुभकामनाएं। आपको भी दिवाली की शुभकामनाएं। किस तरह का प्रचार प्रसार चल रहा है? आज चुनाव प्रचार शाम को 5 बजे थम जाएगा और भारतीय जनता पार्टी ने दिलीप सिंह जी परिहार साहब को चौथी बार उम्मीदवार बनाया है और हमारा लगभग दौरा सभी गाँव में हो चुका है और आज नीमच शहर के अंदर महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है और मुझे ऐसा इस चुनाव में दिखाई दिया जहां जहां मैं गया, जो 2003 में भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में स्थिति थी और नीमच विधानसभा में दिलीप सिंह जी परिहार पहली बार चुनाव लड़ रहे थे और जो वातावरण और जो लहर भारतीय जनता पार्टी की थी वैसा ही वातावरण अभी दिखाई दे रहा है। अच्छा, आपको दिलीप जी का प्रतिनिधि भी माना जाता है, आप टिकट की दौड़ में भी थे और आपका नाम कट गया, क्या निराशा हाथ लगी या मन में कहीं कोई कटोच वगैरह? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये लोगों ने प्रतिद्वंदी बनाया होगा लेकिन हमारे बीच दोनों के बीच में कोई ऐसी बात नहीं है। मैं उनका छोटा भाई जैसा हूँ और देखो, राजनीतिक दल में लोकतंत्र होना चाहिए और तभी लोकतंत्र आगे बढ़ता है और चुनाव में भी हम सब लोग मिलकर काम करते आए हैं और मेरी भी इच्छा थी कि भाई मुझे पार्टी उम्मीदवार बनाए, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी में संगठन महत्वपूर्ण होता है और संगठन ने जो निर्णय किया है और संगठन ने जिसको उम्मीदवार घोषित किया है उसके बाद जो लोग भी इस लाइन में थे, जो दावेदारी कर रहे थे या विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, वे शुरू दिन से दिलीप सिंह जी परिहार साहब का नाम घोषित होने के बाद से पार्टी के काम में लग गए। हमारा उम्मीदवार दिलीप सिंह परिहार कमल का फूल है। तो क्या लग रहा है दिलीप सिंह जी की, चूंकि शुरू में तो ऐसे लहर थी कि दिलीप बापू का विरोध है, बीच उनका जो 15-20 साल का जो कार्य क्षेत्र है उसको लेकर भी लोगों में नाराजगी है, एक एंटी इनकम्पेंसी का भी मामला है, तो आप जब फील्ड में जा रहे हैं तो क्या स्थिति नजर आ रही है? देखिए, लगभग 20 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हो गए जी और 3 चुनाव दिलीप सिंह परिहार विधानसभा के लड़ चुके हैं। ये एक सामान्य प्रक्रिया है और कई लोगों के कुछ काम नहीं हो पाते हैं, किसी के 10 काम बताए होंगे, 9 हुए होंगे, एक नहीं हुआ होगा, तो उसके मन में कोई टीस थी, नाराजगी थी। लेकिन मैं उन सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आपके चैनल के माध्यम से प्रणाम करता हूँ और वंदन करता हूँ कि ऐसा कार्यकर्ता दुनिया के किसी भी राजनीतिक दल में नहीं है, जो मन में जो बात थी वो बात कही और उठाया झंडा और चल पड़ा। ये है भारतीय जनता पार्टी की ताकत जो आज देश में राज कर रही है। दिलीप जी के लिए कहा जाता है कि उनके पास उपलब्धियां बहुत हैं, या दिलीप जी की उपलब्धि कह दो या भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि कह दो, तो उन उपलब्धियों को लेकर वो जा रहे हैं, इस मामले में क्या कहना है? देखिए, ये जो चुनाव है, चाहे चुनाव छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा का हो, इन चुनाव में कई फैक्टर काम करते हैं जो मतदाताओं को आकर्षित करते हैं। इसमें मुख्य भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है राष्ट्रवाद, दूसरा भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याण पर काम कर रही है, तीसरा हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, चौथा अमन चैन शांति को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो इन सब बातों को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने गरीब कल्याण के लिए और इस भारत के अंत में बैठे व्यक्ति जो है, जो समाज उपेक्षित है, उस समाज को आगे लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ऐसी ऐसी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने समाज को दी ताकि मातृशक्ति का भी उत्थान हो सके, हर परिवार समृद्धशाली हो। इन योजनाओं को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं और अपार जनस्नेह जनता का मिल रहा है, बहनों का मिल रहा है। शिवराज सिंह चौहान साहब ने, दिलीप सिंह जी परिहार साहब ने, सुधीर गुप्ता जी ने लाडली बहना योजना लाए, आज 1250 रुपए उन बहनों को मिल रहे हैं। तो मैं कई गाँव में गया, कई बहनों से मिलने का मुझे अवसर मिला, तो वो बोलती है कि अब 17 तारीख को हम रिटर्न गिफ्ट देंगे हम भाइयों को। अच्छा, जी हाँ। जैसे ये देखा कि लाडली बहना का तो लाभ मिल ही रहा है। नीमच शहर में कहा जाता है कि दिलीप जी की कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है,
आप क्या मानते हैं? कोई behave करती देखिए है? देखिए एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जी। जिसके अंदर संसदीय क्षेत्र है, जिसमें सांसद जी की भूमिका है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो योजनाएं आती है उनको लागू करना, उनकी मॉनिटरिंग करना सांसद जी का वर्क है। विधायक दिलीप सिंह जी परिहार है जो मध्य प्रदेश की विधानसभा में बैठते हैं, क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं और जितनी योजनाएं हैं वो विधानसभा में पारित होती है। जितने विकास के कार्य सेंक्शन होंगे विधानसभा से होंगे, उस मद में फंड विधानसभा पारित करेगा। तो जो पैसा नगर पालिका में आएगा, चूंकि ग्राम पंचायत में एजेंसी पंचायत है, नगर पालिका नगर पंचायत में एजेंसी नगर पालिका है, वहाँ पे स्थानीय जनप्रतिनिधि होते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये काम स्थानीय जनप्रतिनिधि ने किया है, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि की अपनी भूमिका है, लेकिन विधायक की अपनी भूमिका है, सांसद जी की अपनी भूमिका है। हर कोई भी काम विकास का उसमें चैनल होती है, तभी विकास के काम। आपको भी क्या दायित्व दे रखा है? दायित्व तो मुझे पार्टी ने विधायक जी दिलीप सिंह परिहार जी को जिताने की जवाबदारी दी है और बड़े अंतर से हम नीमच विधानसभा चुनाव जीतेंगे। नगर पालिका में आप 5 साल तक अध्यक्ष रहे, उन उपलब्धियों को भी उठाया जाना चुनाव में? हाँ जी हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। 5 साल के अंदर हमने प्राइवेट बस स्टैंड की स्थिति को सुधारा है। आज हमारा जब भी हम जनता के बीच जाते हैं तो लोग याद करते हैं कि प्राइवेट बस स्टैंड की हालत क्या होती थी। प्राइवेट बस स्टैंड आज कितना सुंदर है, क्योंकि एक शहर की शान होता है जी। पूरे प्रदेश से, देश से, राजस्थान से सब लोग वहाँ पर आते हैं, देखते हैं तो अपना शहर का वातावरण बनता है। दूसरा, हमने शहर में सुंदर सड़कें बनाई, डिवाइडर बनाए, डिवाइडर के अंदर पौधे लगाए। आज ऐसा बाहर से जब लोग कोई अचानक नीमच आता है जो नीमच का रहने वाला है, तो उससे फीलिंग पूछो कि उसको नीमच कैसा दिखता है, उसको नीमच बदला हुआ दिखता है, नीमच में सुंदरता है, नीमच स्वच्छ है। तो ये सब काम नगर पालिका के माध्यम से हुए हैं। जी जी। अच्छा, ये इसमें आपके समय भी, चूंकि बंगला बगीचा का मुद्दा हर बार उठता है, आपके चुनाव में भी उठा, अभी दिलीप जी के चुनाव में भी उठा, हालांकि व्यवस्थापन बोर्ड बन गया, लेकिन जो बड़े बंगले हैं उन पर उनके मामले अभी तक अटके हुए हैं और नियम बड़े जटिल हैं। राकेश जी, बहुत अच्छी बात पूछी आपने और मुझे अच्छा लगेगा, इसका मैं आपको विस्तृत में बात करूंगा। ये एक भ्रम फैला रहे हैं शहर के अंदर। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का षड्यंत्र है। मैं उन सब कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूँ, देश में, प्रदेश में सर्वाधिक शासन आप लोगों का रहा। ऐसा नीमच में समय भी आया जब कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के नगर पालिका अध्यक्ष और कांग्रेस के मुख्यमंत्री, आपने बंगला बगीचे की समस्या का समाधान किया? नहीं किया। हमने बंगला बगीचे की समस्या का समाधान किया। उससे कितने फायदे हुए मैं आपको गिनाता हूँ। सबसे पहले तो बंगला और बगीचे के अंदर विकास के कार्य हुए। वहाँ पे मूलभूत सुविधा ही नहीं थी, लेकिन हमने वहाँ पर सड़क बनाई, वहाँ पर पानी पहुँचाया, विद्युत कनेक्शन दिए, वहाँ पर सीवर लाइन डाली और सबको मालिकाना हक देने का काम किया। अब जो छोटे लोग हैं, मैं उन सभी नेताओं को प्रणाम करता हूँ जो सर्वप्रथम, अमीर लोग ऐसा नहीं कि वो मतदाता नहीं है या उनकी हम नहीं सुनेंगे, वो भी है, लेकिन पहली आवश्यकता किसको है? छोटे लोगों को। तो 600 फीट, 1000 फीट, 3000 फीट और 5000 फीट, इस क्राइटेरिया में नीमच के बंगले बगीचे के प्लाट 90% आ जाते हैं। आप लिस्ट लेके देख लिया कि 5000 से ऊपर वाले कितने लोग हैं, उनका भी समाधान होना चाहिए। मैं उनका कोई विरोध की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये भ्रम भी फैलाया जाता है कि बंगले बगीचे के अंदर 25,000 नाम है, 25,000 प्लाट है। तो मैं उन लोगों के नाम आप स्टडी करिए, आप बंगले बगीचे के मुद्दे को समझिए और आवश्यकता पड़े तो मैं इस जगह पर दोबारा आने को तैयार हूँ, मुझसे बात करें, बहस करें। बंगले बगीचे के अंदर 4000 परिवार निवास करते हैं, मात्र 4000 परिवार में से लगभग 1200 से 1500 लोगों का व्यवस्थापन हो चुका है। अब राकेश जी, आपका मकान संभव मान लें बगीचा नंबर 13 में है, आप वर्षों से वहां रह रहे हैं, 600 फीट का मकान है, 1000 फीट का है, और अभी आपको व्यवस्थापन की आवश्यकता नहीं है, आपने नहीं कराया, ठीक है। दूसरा, इसमें कुछ छोटे छोटे संशोधन होना चाहिए, मैं उसका समर्थक हूँ। और जैसे ये कानून पारित हुआ, देखिए, एक तो कानून बन जाना विधानसभा में और उसमें संशोधन होना, दोनों में बहुत अंतर है। क्योंकि कानून बन गया, एक गाइडलाइन तय हो गई, आपका बंगला बगीचे के अंदर जब से कानून बना है तब से किसी भी बंगले बगीचे वासी को भ्रष्टाचार नहीं देना पड़ता है, उसको मकान बनाने में सुविधा हो गई है, सारी बातें हो गई है। लेकिन जो संशोधन है उसके लिए मैंने तुरंत परिषद का सम्मेलन बुलाया था, संशोधन भोपाल भेजा है, किसी कारणवश नहीं हुआ है। अब दिलीप सिंह जी परिहार जीत के जाएंगे, निश्चित रूप से संशोधन कराएंगे।
आपके संग बीजेपी के सामने कांग्रेस के उमराव सिंह गुजर है, उनको लेकर भी कई तरह की भ्रांति है, आप किस रूप में देखते हो? देखिए, ये विषय कांग्रेस पार्टी का है कि वे किसको उम्मीदवार बनाए, किसको नहीं बनाए, ये उनकी पार्टी का निर्णय है। और उमराव सिंह जी निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र की राजनीति करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि शहर में उनको कोई बड़ा जनाधार मिलेगा। कितनी टक्कर दे रहे हैं बीजेपी को उमराव सिंह गुजर? मुझे तो क्लीन स्वीप दिखता है कि हम लोग बड़े मार्जिन से ये विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं। और सिर्फ मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और इस चुनाव में पूरी ताकत से लगा हुआ हूँ। मैं तो जो शहर में जनता बात करती है, सोशल मीडिया पे बातचीत होती है, पत्रकारों से बातचीत होती है, समाज वाले लोगों से बातचीत होती है, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों से बातचीत होती है, तो भाजपा का परंपरागत जनाधार बहुत बड़ा है। अब हम 51% मतदान शेयर की ओर बढ़ रहे हैं और ये हासिल करके रहेंगे। तो कितनी पिछली बार दिलीप सिंह जी 12-12,500 वोटों से जीते थे, क्योंकि सत्यनारायण पाटीदार जावत से आके नीमच में चुनाव लड़े थे। कहा जाता है कि उमराव सिंह गुजर तो नीमच के हैं, नीमच में वो मंडी अध्यक्ष रहे, जनपद अध्यक्ष रहे, उपाध्यक्ष रहे और करीब 20-22 साल से नीमच की राजनीति कर रहे हैं, तो आप उनको कितना चुनौती मान रहे हैं? चुनौती हमारे सामने नहीं है। देखिए, एक सत्यनारायण जी पाटीदार की आपने बात की है, वो ठीक बात है। 72,000 वोट लाए थे पिछली बार, वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, लेकिन उनका परिचय नहीं था। लेकिन जो कांग्रेस के परंपरागत वोट हैं, उनके सामाजिक वोट हैं, इस तरह से उनको वोट मिले। और यहाँ पे उनकी नेगेटिविटी कुछ नहीं थी, वो क्योंकि नए फ्रेश कैंडिडेट थे, किसी को कोई उनके पास काम लेके गया नहीं था, उन्होंने किसी का काम मना किया नहीं था, नीमच के लिए उन्होंने कुछ विकास की मांग करी नहीं थी, कुछ काम कराया नहीं था, वो एक फ्रेश उम्मीदवार थे, उसका लाभ थोड़ा उनको मिला होगा। बाकी तो हमारे सामने कोई टिक नहीं सकता। तो जीत का अंतर कितना मान रहे हैं आप इस बार? जीत का मैं समझता हूँ कि लगभग 25,000 वोटों की हमारी जीत होगी। पिछली बार 12,500 से 12,000 इस बार वातावरण तो उमराव सिंह गुजर को बदल के में ले रहे हैं आप। और फैक्टर चल रहा है लाडली बहनों का, जबरदस्त मातृशक्ति में जोश है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर लाडली बहनों को। देखो, चुनावी जुमला है, वो तो कह रहे हैं कि चुनावी जुमला कांग्रेस का है कि हम आएंगे तो देंगे, नहीं आएंगे तो नहीं देंगे। लेकिन एक बात और डर है लोगों में, डर भी है और कांग्रेस ने ऐसा किया भी है। जब मैं नगरपालिका अध्यक्ष था तो भारतीय जनता पार्टी ने उस समय संबल योजना लेके आई, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार बनी तो संबल योजना को बंद किया गया। देखिए, मैं राजनीति में काम करता हूँ, लेकिन मेरी आलोचना करना और इस तरह का मेरा स्वभाव में नहीं है, पर जो 5,000 रुपए किसी गरीब को उसकी अंत्येष्टि के लिए मिलते थे, कांग्रेस को वो बंद नहीं करना थे, उसको चालू रखना थे। चाहे आप संबल योजना को बंद करना थे तो करना थे। तो कहीं की जनता में ये बात भी है कि ये जो 1250 रुपए आ रहे हैं और जो आगे जाके 3,000 होने वाले हैं, वो योजना बंद हो जाएगी। अच्छा, भी राहुल गांधी आए थे जावत, उन्होंने बोला कि मोदी जी नीमच आए तो बोल के गए 500 फैक्ट्रियां नीमच में खुल रही है या खुल गई है, तो उन्होंने बोला कि ये भी एक चुनावी जुमला था। इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, ये मोदी जी जो आए थे और मोदी जी ने अपने उद्बोधन में ये बात ट्रेस करी थी, तो उसके पीछे का जो विजन था ये था कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बात तय करी है कि बार बार राहुल गांधी जो कन्याकुमारी से लेके केरल तक गए, वो 3-4 विषय को लेके वो देश में वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे थे। उसमें एक मुख्य मुद्दा उनका था रोजगार। तो ये 60-70 साल आपकी रही और ये बेरोजगारी जो पैदा हुई है, ये उन्हीं गलत नीतियों के कारण हुई है जो कांग्रेस सरकार में कांग्रेस ने बनाई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब ये तो नहीं कह सकती है कि हम सरकारी जो पद है, उस जो पदों की मांग है उससे अतिरिक्त कोई भर्ती कर पाएंगे, लेकिन जो आवश्यकता है सरकारी डिपार्टमेंटों में वो भर्ती भारतीय जनता पार्टी कर रही है और करती रहेगी। दूसरी बात, आप अभी वर्तमान में भारत की आर्थिक स्थिति देखें, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था 5वीं कैसे बनी? क्योंकि भारत एक जमाना था जब हर चीज को इंपोर्ट करता था और भारत का जो डॉलर का जो भंडारण था वो खत्म होता जाता। कई मर्तबा कई सरकारों ने सोना गिरवी रखा और डॉलर लिए और भारत की अर्थव्यवस्था चली। लेकिन अब उल्टा हो रहा है, भारत दुनिया में बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। मोबाइल भारत से दुनिया के देशों में जाते हैं, वैक्सीन दुनिया के देशों में जाती है और भारत आज दुनिया का उन
मुद्राओं का भंडारण में 5वें नंबर पर है। जी। सोना की कमी कहीं गिर भी पड़ा था, आज सोना दुनिया में भारत में सर्वाधिक है। तो ये सब परिवर्तन कैसे हुआ? अच्छी सरकार की नीतियों के कारण हुआ है। और सरकार उद्योग लगाना चाह रही है भारत के अंदर, और कई विदेशी कंपनियां। एक छोटी सी बात है, मेरी बात को खत्म करना। माइक्रोचिप आप जानते हैं, उसके बिना इस आधुनिक युग में कोई काम नहीं हो सकता। और पूरी दुनिया अमेरिका, चाइना, ताइवान पर डिपेंड है। लेकिन भारत सौभाग्यशाली है कि भारत में 2024 के अंदर माइक्रोचिप बनाने का, सेमीकंडक्टर बनाने के 2 इंडस्ट्री लगने वाली है। यहाँ पे हजारों लोगों को काम मिलेगा। एक उदाहरण दिया है, इससे कई प्रोजेक्ट भारत के अंदर चल रहे हैं। अच्छा, आप पूरे नीमच जिले में घूम रहे हैं, तीनों सीटों पे क्या आकलन कहता है आपका? तीनों सीटें जीत रहे हैं। पिछली बार भी जावत और मनासा में तो भारी विरोध हो रहा है भाजपा उम्मीदवारों का। पिछली बार भी जावत को लेके ये सब भ्रांतियां चल रही थी और ओम प्रकाश सखलेचा जीत के आए। मनासा में मैं अभी कह रहा हूँ आपको, आप 3 तारीख को परिणाम देखना। मनासा विधायक के खिलाफ तो आपके 2 पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री हैं, वहाँ का संगठन काम नहीं कर रहा है, वो वहाँ पे केवल एकला चलो मारू चलो वाली नीति पे काम हो रहा है। मैं एक बात बताऊं आपको, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष है पवन पाटीदार, वो भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं। जिला अध्यक्ष का दायित्व है, हम सब लोग उनके पीछे हैं। पर अगर पार्टी के जिला अध्यक्ष और कोई होता तो उसके पीछे होते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संगठन के पीछे चलता है। आपको चुनाव में टिकट नहीं मिला, ऐसा तो नहीं किसी पीछे कोई बड़े पद का आपको आश्वासन दिया है कि आप चुनाव लड़ाइए, हम आपको नेक्स्ट जिला अध्यक्ष बना देंगे? नहीं, इस तरह की कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं होता है। और मैं तो बहुत लंबे समय से बहुत छोटा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का रहा हूँ। वार्ड अध्यक्ष से मैंने शुरुआत करी है, पार्टी ने मुझे पार्षद बनाया, नगर पालिका अध्यक्ष बनाया। मेरे जीवन में भाजपा ने जो दिया इससे अधिक तो मैं मांग नहीं सकता हूँ। और दूसरा मैं एक बात कहूँगा आपको कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा दल है, आपको एक उदाहरण देता हूँ, नागदा का। जो नागदा विधानसभा है वहाँ पे तेज बहादुर सिंह को भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बनाया। वो एक सामान्य से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। ये जो अफवाहें चलती ना कि आप ऐसे कर लोगे तो टिकट मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। संगठन का काम करते चलो, संगठन सबको देखता है, हमारा अनुसांगिक संगठन है, वो निवास करते हैं। जो अच्छा काम करेगा, जो जनता के बीच में रहेगा, उसको अवसर देगा। तो क्या लग रहा है बीजेपी की सरकार बनने जा रही है? कह रहे हैं जो समीकरण, जो सर्वे वो तो कांग्रेस की सरकार बता रही है। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और राष्ट्र हित में भारतीय जनता पार्टी काम करती है और जनता के मन में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। दिलीप जी साहब किसी तरह की गिले शिकवे तो नहीं? न तो गिले शिकवे पहले थे, न आज है, न आगे रहेंगे। अध्यक्ष से तब तो से नहीं थे, कुछ बातों को लेके, कुछ काम को लेके विकास करेंगे तो छोटी मोटी बात हो सकती है। एक परिवार में रहते हैं तो 2 भाइयों में भी हो सकती है, लेकिन 2 भाई अलग तो नहीं हो सकते। ठीक, धन्यवाद। तो आप थे राकेश पप्पू जैन, जिन्होंने दावा किया है कि नीमच सीट वे 25,000 से जीत रहे हैं, साथ ही मनासा और जावर भी जीतेंगे। लेकिन यह समय बताएगा कि कौन कहां जीतेगा और जीत का ऊंट किस करवट बैठेगा। तो अगली बार फिर खास मुलाकात में किसी अन्य खास मेहमान से मुलाकात होगी और आप देखते रहें नीमच टुडे। नमस्कार।